अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि धड़ा पंचायत ए में कुछ दिन पहले मेरा दौरा हुआ था। वहाँ के लोगों ने बुलाया था और वहाँ के लोगों ने वहाँ के मौजूदा सरपंच और उससे पहले भी कुछ सरपंचेस थे जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि उनकी वजह से काफ़ी करप्शन फैला था, जिसकी वजह से उनकी पावर सीज कर दी गई थी और उनके बदले में इनको सरपंच बनाया गया था, जो कि नायब सरपंच थे वहाँ पे। और ये हैं प्रीतम सिंह जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे और आप सब लोगों के सामने वो सच लाने की कोशिश करेंगे जिस हवाले से वो काफ़ी सारे जो घोटालों की खबरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार वो किस तरह से वो घोटाले हुए हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो है इनको हम रिप्लाई लेंगे और आज हमने इनको रिप्लाई के लिए बुलाया है। हम इनसे रिप्लाई लेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि ये सच बोलेंगे और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी सर, इद्रीस भाई, आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जी, आप मुझे ये बताइए, आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा है, वो ये है कि आपने सबसे पहला मुद्दा आपकी पंचायत के लोगों का ये है कि 8,08,000 रुपए का आपने बजट जो है गवर्नमेंट के ख़जाने से लिया लाइटों के हवाले से, जो कि फेब या मार्च के महीने में आपने लिया है। और उसके बाद आपने जो है पंचायतों में लाइटें नहीं लगवाई हैं और पैसा निकल गया है। और आज मई का महीना चल रहा है और आपकी पंचायतों में ना लाइटें हैं और वो पैसा है वो कहाँ गया? 14 FC का कुछ बजट हमारे पास बैलेंस था। ज़्यादातर बजट तो जो पहले सरपंच थे उनके दौर में ही वो यूटिलाइज हो गया था, लेकिन जो हमारे पास बचा हुआ बजट था 8,08,000 का, वो हाल पहले ही हमने सोलर लाइटों के लिए अलॉट किया हुआ था। हमने जब सोलर लाइटों का मसला उठा, मैंने उसमें एक ग्राम सभा डाली थी। मैंने लोगों को बोला था कि मैं अपनी पंचायत में सोलर लाइट्स लगाऊंगा, क्योंकि आज तक वहाँ पर जो पुराने सरपंच उन्होंने सोलर लाइटें नहीं लगाई थी, इंस्टॉल नहीं की थी। फिर मैंने क्या काम किया, हमने ये अथोराइजेशन लाई, उसकी अथोराइजेशन लेकर हमने अप्रूवल लिया, उसका अप्रूवल लेके हमने लाइटें लाने की कोशिश की पंचायत में। हमने उसमें एक वेंडर बनाया था जिसका नाम बार बार मीडिया में आ रहा है, दिलावर एंड सन्स एक एजेंसी है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी है, वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, वो कोई फ्रॉड एजेंसी नहीं है और वो कोई बाहर वाली एजेंसी नहीं, हमारे लोकल हैं, घट के रहने वाले हैं, उनकी वहाँ पर ये वर्कशॉप भी हैं। हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि आप हमारी पंचायत में सोलर लाइट्स इंस्टॉल करके दो। जब उन्होंने माना कि ठीक है जी, हम आपकी पंचायत में सोलर लाइट्स इंस्टॉल करेंगे, हमने उनके लिए जो लाइटों के लिए हमने सोलर लाइटों के लिए जो 8,08,000 रुपया अलॉट रखा था, वो हमने उस कंपनी को पेमेंट कर दी ताकि जो लाइटें हैं वो टाइमली हमें मिलें। उसके बाद ये मुझे लगता है कि फरवरी एंडिंग या मार्च के पहले महीने में ये पेमेंट हुई है 8,08,000 की, जो दिलावर एंड सन्स के नाम पर हुई है। हमने उनको एक ये दिखाई थी ये कि कैसे हमें सोलर लाइट किस किस्म की चाहिए, तो उन्होंने उस वक्त माना था कि ठीक है जी, हम इसी टाइप के सोलर लाइट्स आपकी पंचायत में सप्लाई करेंगे। और उनका काम था कि हमें सोलर लाइट दे के और इंस्टॉल करके भी उन्होंने देनी थी। उन्होंने लाइटें जब लाई, ये मार्च एंडिंग में शायद उन्होंने हमें लाइट सप्लाई की, सोलर लाइट्स जो हमने जितना बजट था उन्होंने लाइट सप्लाई की। कितनी लाइटें लाई? उन्होंने 35 सोलर लाइट्स के लिए हमने पैसे बुक कराए थे, 35 सोलर लाइट्स के लिए पैसे बुक कराए थे। जब उन्होंने हमें लाइटें भेजी, जब मैं गया मैंने लाइटें देखी, मैंने वो उनकी जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ देखा, क्योंकि जो मैंने अपने वार्ड मेंबरों से और जो मैंने पहले ही उनको बताया था कि हमें इस किस्म की सोलर लाइट्स होनी चाहिए, मुझे उस टाइप की सोलर लाइट वो नहीं लगी। मैंने अपने मेंबरों से कांटेक्ट किया, मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला देखो सोलर लाइट्स ये हैं, क्या आपने इनको इंस्टॉल करना है या क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है। जो हमने बोला था उनको भेजने के लिए उस टाइप की लाइट्स वो नहीं थी। इन्होंने सब ने मना किया, हम किसी भी वार्ड में इन सोलर लाइट्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमने बताई थी वो नहीं है, ये क्वालिटी कंप्रोमाइज़ सोलर लाइट्स है। मैंने अपनी गाड़ी बनाई, मैंने खर्चा अपना किया, मैंने किराया दे के गाड़ी वाले को वो लाइटें मैंने उस एजेंसी को वापस की। और मैंने उनको बोला कि आप इन लाइट्स का जो ऑर्डर आपने किया है ये कैंसिल करो, क्योंकि ये लाइटें जो हैं ये मेरी पंचायत में लगाने के काबिल नहीं हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर है और इसलिए मैं आपको ये लाइटें वापस कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ आप कितने टाइम में हमें सोलर लाइट इंस्टॉल करके दे दोगे?
जो एजेंसी का मालिक है उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हमने ये लाइटें जो है ये हमने राजस्थान से मंगवाई हैं, क्योंकि इधर सोलर लाइट्स जम्मू कश्मीर से मैं जो माल लाता हूँ, मैं दिल्ली से माल लाता हूँ, लेकिन जो ये सोलर लाइटें हैं ये हमने बाहर से मंगाई हैं। तो मुझे ऑर्डर कैंसिल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये अब मैं किसी दूसरी पंचायत में तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि दूसरी पंचायतों में सोलर लाइट्स की डिमांड नहीं है। तो मुझे ये पहले वापस करनी पड़ेगी, ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर जो आपने इस वक्त दिखाया यही सोलर लाइट्स हम सप्लाई करेंगे। और जब हम गए हम उनके पास, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कराया है, जो सोलर लाइट्स वो हमने उनको वापस किए थे वो उन्होंने वापस कर दी हैं। और विद इन डेज शायद हो सकता है, अब ये प्रोसेस होता है, अब दूर से चीज़ आनी है, ऑर्डर कैंसिल कराया है, अच्छी आइटम आनी है, तो कम से कम इसमें टाइम लगेगा, लेकिन विद इन डेज, वीक, 1 वीक, 2 वीक मुझे लगता है कि लाइट्स आ जाएंगी और वो हमें इंस्टॉल करके दे देंगे। 2 वीक्स तक आप जो है 14FC के उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आप लोगों को आश्वासन देंगे? बिल्कुल, लाइटें आएंगी और पक्का सही तो किस्म की। पहले आपने कहा कि वो लाइटें जो आई थी मतलब वो इंफीरियर क्वालिटी की आई थी, इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ कंप्रोमाइज कमीशन वगैरह का वहाँ पे होता कि मतलब आप अगर वो लगाते तो आपको कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने अपने ईमान के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने बोला कि मुझे अगर पंचायत में लगानी है तो मैं अच्छी चीज़ें लगाऊंगा, अच्छी लाइट्स लगाऊंगा, इसलिए मैंने उनको वापस किया। तो आप मुझे एक ये भी बात बताओ कि आपके लोगों ने ये भी आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि वहाँ पे जो है जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं उन लोगों को 100 दिन के रोज़गार के बजाय किसी को 28 दिन का मिलता है, किसी को 40 दिन का मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, यानी कि उनके मुताबिक जिसकी जितनी अप्रोच सरपंच और ब्लॉक के मुलाजमिन के साथ है उसी हिसाब से उनकी पेमेंट होती है। क्या कहेंगे आप इसमें और ऐसा क्यों चल रहा है आपकी पंचायत? सर, जो पहले सरपंच था वहाँ पर, फिलहाल तो पिछले साल तो हमें आपस में ही तनाज़ा रहा, सरपंच को किन्हीं कारणों से इस्तीफ़ा देना पड़ा, मुझे दोबारा पावर दी गई, लेकिन पावर ट्रांसफ़र करने में कम से कम 4 महीने लग गए, क्योंकि अगर सरपंच ने इस्तीफ़ा अगस्त में दिया था तो मुझे पावर ट्रांसफ़र अक्टूबर या नवंबर में हुई, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, हर चीज़ कानून से चलती है और कानून हर एक को माननी पड़ेगी। और जो मुझे पावर ट्रांसफ़र हुई इसमें टाइम लगा, टाइम के बाद जब मुझे पावर मिली मैंने डिमांड्स लगाना शुरू की, लेकिन जिस सरपंच ने इस्तीफ़ा दिया था उसने किन बेसों पर इस्तीफ़ा दिया, कम से कम ये भी पूछने की बात है। उन्होंने करप्शन हुई पहले वहाँ पर, मैं आपको एक खैर ये बात की बातें बाद में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बता दो लोगों को दिखा दो। पहले मैं इसी पर बात करूँगा कि पावर लेट मिली मुझे। इसमें जो गवर्नमेंट का मनरेगा का जो रूल है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें एक पंचायत को जब प्लान सेंक्शन होता है वो पहले 40% अप्रूवल होती है। 40% प्लान आया, हमने अक्टूबर में उसकी डिमांड्स दी, लोगों ने काम किया, लेकिन टाइमली हमारे जो एक फंड्स यूटिलाइजेशन करने का जो स्कीम होती है, हमें कम से कम फरवरी में 87% जो हमारी पीडीएस से जनरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने काम किया, कुछ ने नहीं किया, तो टाइमली हमारी वो पीडीएस जनरेशन नहीं हुई। तो जो हमारा एडिशनल प्लान था 60% का, वो अप्रूवल नहीं हो सका। फिर भी हमने कोशिश की थी, हमने अपनी तरफ से अपनी ये ग्राम सभा डाली, मैंने प्लान, ये जो एडिशनल प्लान था उसकी अप्रूवल के लिए भेजा, प्लान अप्रूवल के लिए एसीडी साहब के पास गया, एसीडी साहब ने अप्रूवल किया था, लेकिन 22 तारीख को हमारा प्लान अप्रूवल हुआ एडिशनल। 22 तारीख को जब अप्रूवल हुआ तो उसकी एक टीएस सैंक्शन मिलनी चाहिए, तो 23 तारीख को इन्होंने पोर्टल ऑफ कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ हो गया, जो हमारा प्लान था वो मीन्स की कैंसिल हो गया। तो जो 60% प्लान है वो इस साल नहीं आया। जो 40% प्लान था इसमें हमने हर जॉब कार्ड होल्डर को देखना था, हमने काम करने वाले लोगों को देखना था, हमने उनकी डिमांडें लगाई हमने उनकी, और जितनी उनकी अटेंडेंस फिल हुई, जो डिपार्टमेंट ने फिल की, क्योंकि अटेंडेंस हम फिल नहीं करते, इसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ होता है, इसमें जीआरएस होता है, सेक्रेटरी पंचायत होता है, दूसरे लोग होते हैं, हमने इसे पेमेंट करनी थी। जब इन्होंने ये 28 दिन की बात करते हैं, इनको 28 दिन एक को नहीं, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि 28 से ज़्यादा पेमेंट हुई होगी। बहुत सारी जगहों पर कम हुई होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर 18,000 भी पेमेंट हुई है, 15,000 भी पेमेंट हुई है, 20,000 भी पेमेंट हुई। यानी कि बजट के हिसाब से शेयर वाइज जो बजट होता है ये वार्ड वाइज शेयर होता है। जिस वार्ड में ज़्यादा जॉब कार्ड हैं उसमें थोड़ा कम पेमेंट हुई होगी, जिसमें कम है उसमें तकरीबन पूरी पेमेंट हुई होगी। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि ये हमने कम पेमेंट की है। जैसे उन लोगों का कहना है कि काफ़ी सारे लोगों ने 100 दिन लगाए हैं पूरे, लेकिन फिर भी उन्हें 28 से 40 दिन मिलते हैं। ऐसी बात ही नहीं, इन लोगों के दोहरे मापदंड हैं। पहला ये कि कभी ये मीडिया के पास जाते हैं, उधर बोलते हैं कि नहीं काम ही नहीं हुआ है, हालांकि उन्होंने ये कफ़ायत साहब हैं, कोई यूट्यूबर है क्या है, उनके पास एक मोहम्मद शफी है, उसने बयान दिया है कि यहाँ काम ही नहीं हुआ है। जब काम ही नहीं हुआ तो 100 दिन कहाँ से लगे, ये कंट्रोवर्सी की बात है। और आपके पास आके बोलेंगे नहीं जी हमने
100% काम किया, हमने 100 ध्यान लगाया, हमें 28 दिन मिले हैं। जब वो ग्राउंड पर पंचायत में जाएंगे वहाँ बोल रहे हैं यह काम ही नहीं हुआ है, फिर आप बताओ कि कैसे हो सकता है। ये तो दोहरे मापदंड है। ये किसी को एलिगेशन लगाना, झूठे एलिगेशन में फंसाने की बात है। बाकी काम जो हुए हैं ग्राउंड में हैं। हम अगर आप बोलोगे, मैं उस दिन आप जब पीछे गए थे मेरी पंचायत में, मैं बदकिस्मती से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आप बोलोगे मैं आपको साथ चलाऊंगा, मैं काम दिखाऊंगा हुए हैं कि नहीं हुए। आप मेरे वार्ड में आ सकते हो, ये सारे वार्ड मेंबर मेरे हैं, ये दूसरे भी मेरे लोग हैं, इनसे आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। काम बिल्कुल हुआ है। अब ये है कि लोगों को बोलना कि काम नहीं हुआ, फिर वो 100 दिन कहाँ से लगे, ये भी तो गलत बात है ना। वो कैसे बोलते हैं कि नहीं जी हमने 100 दिन लगाई और आपको हमें 28 दिन के पैसे मिले। एक मुझे अब ये बात बताओ कि आपकी पंचायत के कुछ जगहों पे मैं गया, 2-3 काम मैंने देखे, जिनमें से एक काम तो वो है हौज का काम, जो पॉन्ड का काम है। पॉन्ड पे आप पे एलिगेशंस हैं कि आपके दौरे जो सरपंची है इसमें जो है उस पॉन्ड को रिपेयर किया गया, लेकिन प्लान में उस पॉन्ड को जो है रखा गया कि ये नया बनाना है, वो हालांकि वहाँ पे पहले से पॉन्ड था जो चिनार के पास है। दूसरा, वहाँ पे एक कोई स्प्रिंग बना है, एक कोई अब्दुल गनी जो है नाम का एक शख्स है, उसने कोई स्प्रिंग बनाया है, उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कुछ वॉल्स वगैरह भी लगी हैं जिनके बारे में वो बताते हैं कि इनकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। और आपको इस हिसाब से भी कुछ एलिगेशंस हैं कि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी जो है पैसे दिए हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बाकी लोग हैं, उनके खातों में भी आपकी वजह से आपके दौरे सरपंची में जो है पेमेंट्स हुए हैं। तो इन तमाम एलिगेशंस को लोगों के सामने क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा वाकई हुआ है और क्यों हुआ है? पहले मैं सर पॉन्ड की बात बोल रहा हूँ आपको। इन 5-4 सालों में पंचायत कोरम बनने के बाद 4 सालों में उस पॉन्ड की उसको किसी ने प्लान में नहीं डाला था। वहाँ पर ज़रूरत थी, पॉन्ड था, लेकिन वो कोई 20 साल पुराना पॉन्ड था वहाँ पर। लेकिन वो जो बुजुर्ग जिसकी वो ज़मीन है वो कह रहा था यहाँ पे पार्क बननी चाहिए। सब पार्क जो प्लान होता है ये पब्लिक में प्लान होता है, कोई ये पंच या सरपंच प्लान नहीं दे सकता, ये लोगों ने प्लान बनाना होता है। जब हमने वो प्लान डाला था वहाँ पर पूरी पब्लिक मौजूद थी, उन्होंने खुद वो काम लिखाए हैं, वो हम नहीं लिख सकते हैं। अगर उन्होंने वहाँ पर पार्क बनवानी थी तो वहाँ पर उन्होंने पार्क रखनी चाहिए थी। वहाँ पर प्लान में पॉन्ड क्यों रखना था? ये हमारे हाथ में नहीं है कि नहीं सरपंच या पंचेस वो वहाँ पर प्लान बनाएं और वो किसी पॉन्ड को पार्क या पार्क को पॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों ने रखा प्लान में हमने उसको अप्रूवल किया और वहाँ पर एक्चुअल में पांडी था और पांडी बना और अच्छा काम हुआ है। देखिए वो पांड में मैंने थोड़ा देखी, वो दरारें वरारें पड़ी हैं ऊपर से, जो वो सीमेंट वगैरह है वो भी जो है वो सीमेंट जो है उसको निकला हुआ है, जबकि हाल ही का 2022 का काम है, लेकिन उसको सीमेंट में दरारें पड़ी हैं, ऊपर से सीमेंट उखड़ गया है, नीचे जो है जो फर्श है उसका वो भी उखड़ चुका है। क्या है ये सब? सर पहली बात तो यह है कि पांड जो आते हैं वो कच्चे आते हैं, सीमेंट वर्क्स होता ही नहीं है। हमने फिर भी जो मेरे मेंबर हैं लोगों से, बाकी पंचायतों में भी तो सीमेंट वर्क्स में ही पॉन्ड बनते हैं, दूसरी पंचायतों में देखे हैं हमने। सर वो 14 FC में हो सकते हैं, वो कैपेक्स में हो सकते हैं, लेकिन मनरेगा है, मनरेगा में सीमेंट बजरी कंक्रीट का कोई काम नहीं। मनरेगा में वो मनरेगा में है सर, मनरेगा में कोई भी सीमेंट वर्क नहीं है। ये आप मनरेगा पोर्टल को देख सकते हो, मतलब मनरेगा में है वो, मनरेगा में है वो, नरेगा में है वो। तो हमने ये किया कि मैंने जो वहाँ का मेंबर था, ईमानदार बंदा है वो, वहाँ पर फीमेल मेंबर है, लेडीज़ मेंबर है, लेकिन अच्छे हैं वो। उन्होंने बोला कि हमें बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, प्लान में हमने डलवाया है, लोगों ने प्लान में डाला था, हम इसको काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो डंगर शंगर आते हैं यहाँ पर पानी के लिए, हमें जगह पानी नहीं है, हमें बहुत दूर ले जाने पड़ते हैं। एक्चुअली वहाँ पर सोर्स वाटर सप्लाई का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो बारिश का पानी जो आता है उसको हम एक्यूमुलेशन करके उसमें रखेंगे, ताकि जो हमारे डंगर हैं, जो हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, वो नज़दीक में पानी पिए। इसलिए हमने उस काम को रखा। और मैंने मेंबर को ये बोला कि यह आपका पर्सनल काम है, आप काम कीजिए, लेकिन आप कच्चा पॉन्ड बनाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीमेंट आपको नहीं मिलेगा, ये बजरी रेत आपको गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मनरेगा में इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। तो मैंने उसको पॉन्ड बनवाया और मैंने उसको बोला कि आप सीमेंट लगाओ, यहाँ पर बजरी लगाओ, अच्छे तरीके से इसको बनाओ। बिलाशक ये पैसे हम एडजस्ट आपके मटेरियल में करेंगे, जो एक मटेरियल का जो 40% का जो हिस्सा होता है, मैंने उसको बोला कि जो आप सीमेंट प्लस्तर करोगे, जो बजरी फर्श डालोगे, वो मैं आपको मटेरियल में एडजस्ट करूँगा। बाकी जो सीमेंट और बजरी का जो रोल है वो डिपार्टमेंट हमें नहीं देता है और न मनरेगा में है ही ये, और मेरे हिसाब से तो वो पॉन्ड अच्छा बना है। और बाकी रही ये लीकेज की बात, तो पॉन्ड जो कच्चे पॉन्ड होते हैं उनमें लीकेज होती है, वो तो फिर भी हमने थोड़ा पक्का उसको प्लस्तर कराया है, सीमेंट लगवाया उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इशू बनने की बात होनी चाहिए। स्प्रिंग्स वगैरह हैं, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। सर स्प्रिंग की, आप किस स्प्रिंग की बात करो? शायद वो पीछे वार्ड नंबर 4 में, वो 14 FC प्लान में थी। सर पहले जब 14 FC प्लान बनाया गया उस वक्त में नायब सरपंच था, लेकर रखो मैं मेंबर ही नायब सरपंच होता है। जब वो प्लान बनाया गया था 18-19 में,
तो उसमें किसी मेंबर को, किसी भी पब्लिक को या कोई ग्राम सभा नहीं डाली गई थी। जो प्रेजेंट सरपंच वहाँ की उस वक्त थी, एक्चुअली में वो नाम की एक पपेट थी, जो उसका हस्बैंड है ज़ुबैर आलम, वो जीआरएस है, उसको 10 साल हो गए उसी पंचायत में जीआरएस। उसने वो प्लान में टेम्परिंग करके इलीगल तरीके से प्लान को अप्रूवल कराया था। और 14 FC के मैक्सिमम काम जो हमारी पंचायत में लगभग 30 लाख रुपए विड्रा हुआ है 14 FC अकाउंट से, उसमें मैक्सिमम काम फ्रॉड निकले हैं। कोई भी काम या ग्रॉड में नहीं है, या तो जो हुआ भी है तो वो कंप्रोमाइज्ड काम है। और उन्होंने जब उन्होंने देखा कि करप्शन के चार्जेस उन पर लगे, जो पहले सरपंच थे, या वो जीआरएस की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने जल्दबाजी में उस बंदे के नाम वर्क ऑर्डर इशू किया। किस लिए? ताकि जो 14 FC का वो जो पैसा बचा था, उसको जल्दबाजी में यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने उस आदमी के नाम, उसके साथ मिल के उसके नाम एक वर्क ऑर्डर बनाया कि आप काम करो, मैं ये फंड्स अपनी सरपंची की रिज़ाइन करने से पहले ही आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन बात ऐसी रही कि जब ये मसला चला, उस पर करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, तो वो पेमेंट वो कर ना सके। और उन्होंने उनको रात दिन जाके बोला, तो वो बेचारे वो शरीफ आदमी, उनको क्या पता है कि काम कैसे करना होता है। एक्चुअल में लोगों की रेजोल्यूशन में मेरे पास आई है, उसी वार्ड के लोगों ने बोला कि ये काम हुआ ही नहीं है, यहाँ पर पांड को तोड़ा गया है। और पांड को तोड़ के इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए 3 लाख जो है वो निकालना चाहते थे 14 FC प्लान में। जब वो आदमी मेरे पास आया, मुझे बोलने लगा कि मुझे पेमेंट होनी चाहिए, मैंने उसको बोला कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि आपने काम किया। एक्चुअल में उन्होंने बिल भी बनाया है उसके पास MB। लेकिन जब मैंने वो देखा, उसमें जो बिल जो बना है, जो हमारा रनिंग जेई था, जो वहाँ पर जिसकी ड्यूटी थी, उसने वो बिल नहीं बनाया है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो बिल किसी दूसरे जेई से बनाया है, जिसका हमारी पंचायत के साथ कोई लिंक नहीं था। मैंने जब अपने जेई को बोला कि आप चलिए जी, अगर 14 FC का काम किया है, ये वर्क ऑर्डर किसने दिया है या क्या मसला है, तो हम उधर गए। जब हमने वहाँ पर काम देखा, तो लोगों ने वहाँ पर रेजोल्यूशन दी है, शायद अगर आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं जी, देखो ये उसी टाइम की रेजोल्यूशन है। इन लोगों ने देखो हमें रेजोल्यूशन दी है, आप कैमरे के सामने इसको पढ़ के भी कैमरे के सामने भी रख सकती हो। और इसमें इन्होंने लिखा है कि जो ये काम नहीं हुआ है, वहाँ पर सिर्फ पांड को तोड़ा गया है। हटदर्मी करके इस पांड को, ये तो हो सकता है आपने लिखवाया होगा कोई प्रोपोगंडे के। बिल्कुल प्रोपोगंडे का मसला नहीं है, ये लोग वहीं पर ही होंगे जिन्होंने साइनें की हैं, आप इनसे पूछ सकते हो। इन लोगों से देखो, सब वार्ड के जितने भी लोग हैं उन्होंने साइनें इस पर की हैं कि काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो हमने उसकी पेमेंट करना जायज़ नहीं समझा। और मैंने अपने सेक्रेटरी पंचायत से कहा कि आप चलिए, आप देखिए, अगर काम हुआ होगा, अगर पूरा काम हुआ होगा, हमें किसी को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि पंचायत में अच्छे काम हो। आप मुझे ये बताओ, आपके पंचायत के लोग आपके खिलाफ हैं, तो आप ज़ुबैर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मेरी पंचायत के लोग मेरे खिलाफ नहीं हैं। ये अगर कोई एजेंडा फिक्स करके 1-2 आदमी पैसे खा के या किसी के साथ मिल के किसी को बदनाम करने की, किसी पर झूठे एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, सच्चाई होती है, ये कभी नहीं हो सकता है। बाकी जो ज़ुबैर, हकीकत में जो जितने भी ये काम है उसी के दौर में, क्योंकि जीआरएस सरपंच वही था, मैं उसी को सरपंच मानता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी तो एक पपेट थी, सरपंच वही था, उसी के टाइम में तो ये हुआ है। और वर्क ऑर्डर उसी का दिया हुआ वर्क ऑर्डर है। हमने कोई वर्क ऑर्डर 14 FC का इशू किसी को नहीं किया है मेरे दौर में। और जब हम वहाँ पर गए, तो जो मैंने अपना जो रनिंग जेई था हमारा, जिसको हमारी पंचायत में ड्यूटी थे, जब हमने वहाँ पर उसको लिया, उसने बोला मैंने इसका बिल ही नहीं बनाया है, मुझे पता ही नहीं है काम कहाँ हुआ है, और बिल जो है वो किसी दूसरे जेई से लाया है। और इसमें BDO साहब ने भी एक ऑर्डर निकाला था कि इन कामों को बंद करो, रिटर्न ऑर्डर है, वो हमारे पास है। जब वो कंप्लेंट गई कि नहीं जी ये फ्रॉड तरीके से ये 14 FC के पैसे निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने काम बंद करवाया था। और वहाँ पर कोई काम, वो जब मैंने जेई वहाँ पर लिया, तो लोगों ने बोला कि पांड को तोड़ा गया है। लेकिन जब हमने वहाँ पर देखा, वहाँ एक्चुअल में पांड की जो दीवारें हैं वो पांड की दीवारें दी हुई हैं। इन्होंने ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग को मामूली सा काम किया, 20-30 हज़ार का काम है, उससे ज़्यादा बिल। जब मैंने जेई को बोलता ये 20 हज़ार का काम भी नहीं है, इसलिए हमने उसको पेंडिंग में रखा। तो आप मुझे एक बात ये भी बताओ, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपके पंचायत के लोगों ने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया है, अभी इल्ज़ाम ही है ये, या अभी हकीकत तो हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन उनका ये कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट्स इस वक्त जो है मटेरियल की हुई है 12 लाख कुछ रुपए। आपने जो है कुछ ऐसे लोगों को वेंडर बनाया है, उनके मुताबिक कुछ तो ऐसे भी हैं जो आपकी पंचायत से ताल्लुक़ ही नहीं रखते हैं, लेकिन उनको भी वेंडर बनाया गया है। कुछ ऐसे लोगों को बनाया गया है जो वहाँ के हैं, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वाकई यहाँ पे काम किया है,
अगर ये ऑनलाइन इस वक्त हुआ है, हमने इसलिए सोचा कि अब ये खातों में नहीं पड़ा है, जब ये खातों में पड़ जाता है तो ये लोग हमें, ये जो वेंडर हैं, ये नहीं देते हैं हमें पैसा, ये खुद ले लेते हैं। तो जब अब इन्होंने ऑनलाइन किया है, हमने इसका पूरा वो कागज़ वगैरह निकाला है जिसमें 12 लाख कुछ रुपए का जो है वहाँ पे वो निकला हुआ है, पैसा जो है ऑनलाइन हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग जो है हमें उन लोगों को पैसा नहीं देंगे जिन्होंने काम किया है, तो ये बंद होना चाहिए पैसा। अगर ये पैसा जो है आएगा तो ये लोगों के खातों में जाना चाहिए जिन लोगों ने काम किया है। तो उस पर आपका क्या कहना चाहिए? और पहले क्या वाकई वेंडर्स नहीं देते थे लोगों को? सर पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी इनके दोहरे मापदंड हैं। एक तो ये कहते हैं कि काम ही नहीं हुआ है, फिर कहते हैं कि नहीं जी मटेरियल वेंडरों को डाला है, वो लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने तो किया होगा। मानता हूँ, मैं उस बात को मानता हूँ। जो वेंडर्स हैं सर, ये हमारे रजिस्टर किए हुए नहीं हैं। इनको 2011-12 में वेंडरों को रजिस्टर किया गया है। आज तक इनके ही अकाउंटों में पैसे जाते हैं। वेंडर्स को भी आप पूछ सकते हो। और जो ये ऑनलाइन मटेरियल की बात है, हाँ पोर्टल पर मटेरियल चढ़ा है धड़ा पंचायत का, लेकिन सिर्फ ये मेरी पंचायत का नहीं चढ़ा है, ये पूरी स्टेट में चढ़ाया गया है। हाँ वो तो है। और हर पंचायत में मटेरियल को बुक किया गया है। लेकिन मसला लोगों का एतराज ये है ना कि ऑनलाइन होने से पहले हमने इस पर सवाल इसलिए उठाया कि अब जब ये खातों में पड़ जाते तो हमें नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। मटेरियल कुछ जो मैंने काम दिखाई है, मैंने आपको बोला कि एक वार्ड नंबर 2 में जिस पॉइंट की ऑब्जेक्शन ये लोग कर रहे थे, क्या उसमें सीमेंट बजरी नहीं लगी है? वो मटेरियल नहीं है। सीमेंट प्लस्तर उसको हुआ है ना, वो तो मटेरियल ही है ना। गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सीमेंट या बजरी पहले दी है, वो भी तो किसी ने लगाया है। लेकिन उसका आप क्यों लोगे? किसका? जब नरेगा में जो है पौंड को जो है सीमेंट वगैरह का बजरी का नहीं था, आपने अभी बताया खुद ही, तो फिर अगर आप लोगों ने अपने खर्चे पे लगाया तो वो गवर्नमेंट के खजाने से क्यों निकालेंगे? लेकिन मटेरियल एक हेड है ना, मटेरियल उसके लिए तो नहीं है ना, वो दूसरे कामों के लिए। नहीं, वो उसी में जो काम है उसी में मटेरियल में 60% अनस्किल्ड पेमेंट होगी और जो बाकी 40% वो मटेरियल में एडजस्ट होता है। लेकिन हमने जो अपलोड हुआ है मटेरियल, आपने तो फिर इसका मतलब कानूनन तो वहाँ पे गड़बड़ की है ना। आपने सीमेंट क्यों लगाया एमजे नरेगा के पॉइंट में? फिर क्योंकि सर वहाँ पर कच्चा बनाने का कोई ठीक, तो फिर इससे मटेरियल मत निकाल सकते हैं। अगर आप इतने वो कर रहे हैं लोगों के लिए, आप एक वो खैरखाई का काम करें, वो अपने जेब से डालो आप। इस बार फिर भी मैंने ये कोशिश की कि जो मटेरियल लगाएगा उसको हम पैसे देंगे, तभी तो उसने लगाया ना। हमने उसको माना कि जो मटेरियल ये आप यूटिलाइज कोई अपने घर का नहीं दे सकता है कि आप सीमेंट लगाओ, बजरी लगाओ, हम आपको पेमेंट कराएंगे। इसीलिए हमने ये जो ऑनलाइन जो मटेरियल हुआ है, इसमें भी हमने कोई अभी वेरिफिकेशन नहीं की है। हमने वेंडर्स को पेमेंट तभी होगी जब उन लोगों को पैसा मिले जिन्होंने मटेरियल लगाया है। और फिलहाल तो हमने ये पेमेंट कर दी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने मटेरियल लगाया है, उनको हमको देना पड़ेगा। इसलिए हमने वेंडर जो है, क्योंकि पैसा डायरेक्टली जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में सिर्फ एक ही बेनिफिट मिल सकता है, मटेरियल का पैसा उसके अकाउंट में नहीं जा सकता। इसलिए जो रजिस्टर्ड वेंडर थे उनको ही पोर्टल पर चढ़ाया गया है। और पेमेंट हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं की है, कोई पेमेंट अभी नहीं हुई है। हम पेमेंट तभी करेंगे, हम जाएंगे देखेंगे किस काम में मटेरियल लगा है, उसी काम की पेमेंट होगी, बाकी कोई पेमेंट नहीं होगी। तो आप बार बार एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, ये फाइल आपने क्यों लाई? इस फाइल का क्या है राज? ये क्या खोलो लोगों के सामने। ये सर मुंह से बताओ, मैं उनको एक सीएससी कम्प्लेक्स का मसला था। ये वार्ड नंबर 6 का सीएससी कम्प्लेक्स था। ये भी 14 FC में इसके पैसे निकले हैं। उस टाइम जो सरपंच था, मीन्स के जो जियारत सरपंच, एक ही बात है, उन्होंने फ्रॉड तरीके से इस सीएससी कम्प्लेक्स के पैसे मोहम्मद रमज़ान के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं 3,90,000। और जो ये हमने जब इसकी कंप्लेंट की थी, हमने डीसी साहब को एक रेजोल्यूशन दी थी। डीसी साहब ने वहाँ से ऑर्डर किया था। ऑर्डर करके उन्होंने बीडीओ साहब को बोला था कि आप एक 3 मेंबरी कमेटी बनाओ, आप तश्कील करो कमेटी, ताकि इस मसले का वेरिफिकेशन हो, इसका हल निकले। और कुछ जो इलीगल तरीके से कुछ लोगों की आइडियाँ काटी गई थी, जो सेक आईडीज़ थी, उनको भी गैर कानूनी तरीके से काटा गया था। और इसमें भी इन्हीं की मिली भगत थी। वो तो देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इस पर पूरी डिटेल है। पहले मैं इसकी जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूँ कि ये क्या है। तो आइडिया भी काटी गई। जब हमने डीसी साहब को ये मेमोरेंडम दिया था, तो उन्होंने ये बीडीओ साहब को हिदायत दी थी कि आप कमेटी बनाओ और वहाँ पर जाके वेरीफाई करो। ये 3 मेंबरी कमेटी थी। जब वो वहाँ पर आए, ये 3 के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो कमेटी मेंबर्स बनाए गए थे। सरफराज नवाज़ VLW हैं, अंकुश कुमार PO हैं, और विजय कुमार कटोच AWO हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं। इनकी टीम बनाई गई। वो वहाँ पर आए, हमने उनको दिखाया जिसके अकाउंट में वो पैसे गए थे 3,90,000। उसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, वो साथ इधर बैठा है, इससे आप बात कर सकते हैं इस बारे में। इसके अकाउंट में इन्होंने फ्रॉड तरीके से ये 3,90,000 डाले और बाद में इसके पास जाके इन्होंने ये पैसे वापस लिए। और इसमें क्लियर रिपोर्ट में ये बताया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
He also said that his Zubair Alam JRS came to him and told him rupees 3,90,000 have been credited in his account and the same be paid to him. श्री ज़ुबैर आलम JRS, इसने बोला इसको कि ये पैसे तो मुझे दे दे, ये मेरे पैसे हैं, ये कोई दूसरे उसके पैसे नहीं है. और श्री मोहम्मद रमज़ान पेड 1,40,000 थ्रू ATM विड्रॉवल्स. और जो मोहम्मद रमज़ान जिसको इन्होंने इलीगल तरीके से वेंडर बना के रखा था उसका, और काम जो उधर नहीं वो दिखा पाए, तो 1,40,000 जो है उसके अकाउंट में उसने उसको ATM के थ्रू निकाल के दिया. उसके बाद इन्होंने क्या किया, और जो 2.5 लाख था ईच एंड 7 इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच रिमेनिंग रुपीज़ 2,50,000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द सैलरी अकाउंट ऑफ श्री ज़ुबैर आलम, बैंक स्टेटमेंट इनक्लोज्ड. कमेटी ने वहाँ पर ये क्लियर किया और ये अथेंटिक रिपोर्ट है. इसमें आप देख सकते हैं कमेटी मेंबर्स के, देखो ये कमेटी मेंबर्स के जो साइन हैं, आप खुद भी देख सकते हैं. कमेटी मेंबर्स के साइन हैं, साइन किए हुए हैं. तो इन्होंने इस फ्रॉड तरीके से इस बंदे से 3,90,000 वसूल किया. और आप ये देखिए कि एक JRS होके, JRS अगर इतनी बड़ी करप्शन कर सकता हूँ और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसमें मैं क्या समझ सकता हूँ. और हमने पूरी कोशिश की, और मैं फिर भी मैं डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस JRS के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हमें कोई दूसरा स्टेप ना उठाना पड़े. इससे बेहतर है कि आप ही इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमें दूर तक ना जाना पड़े. और ये पूरा प्रूव हुआ कि ये जो 3,90,000 है, ये पर्सनल ज़ुबैर ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसा निकाला है. तो इस पर आप लोगों ने या ACD साहब से या BDO वगैरह से बातचीत करके वो वापस नहीं करवाए? ये तभी तो कमेटी बनी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर, कोई एक्शन नहीं हुआ ना JRS के खिलाफ, क्योंकि उसके सैलरी अकाउंट में पैसे गए. और ये भी पढ़ सकते हैं, देखो इधर लिखा हुआ है कि ये 2.5 लाख जो है डायरेक्ट उसकी सैलरी ज़ुबैर आलम JRS की सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं. और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है, ये पैरा 5 पे लिखा हुआ है जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है. इसमें लिखा कि इट इज़ प्रिटेंड टू मेंशन दैट मिस्टर इफ्तुल निसा सरपंच इज़ वाइफ ऑफ श्री ज़ुबैर आलम JRS. ये भी इन्होंने कमेटी ने लिखा कि जो ये इफ्तुल निसा है, ये ज़ुबैर जो JRS है इसकी बीवी है, एंड ही इज़ मिस यूजिंग हर ऑफिशियल पोजिशन. और इसने अपनी पावर का मिस यूज़ किया एंड एक्चुअली डूइंग ऑल द ड्यूटीज ऑफ सरपंच एज रिपोर्टेड बाय द PRI मेंबर्स एंड ग्राम सभा ऑफ धड़ाए. और ये भी पाया गया कि सरपंच की जितने भी काम था ये JRS करता था और फ्रॉड सारा इसी ने किया. उसके बाद ये B पार्ट में आपको बताता हूँ, जो ये IDs काटी गई हैं, वो भी रिपोर्ट जो है अथेंटिक रिपोर्ट है. और ये आपको आप BDO साहब से कंसल्ट करके आप भी रिपोर्ट ले सकते हो, लेकिन इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. दैट ऑन स्पॉट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PMAY cases was conducted in presence of PRI and local, and it was observed that PMAY IDs of some beneficiaries were found deleted on false baseless grounds, some instance as under. कि इन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से इन लोगों की आइडियाज़ काटी हैं. मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ. बेनिफिशियरी नंबर 1 है कोई हाजरा बेगम है, इसकी ID नंबर ये था 112. कोई हाजरा बेगम आपको नहीं सही आपकी पंचायत में? जी सर, अब देखो मैं ये वार्ड नंबर 6 की है, मैं वहाँ पर वैसे बताओ ना, आपकी पंचायत के लोग हैं, आप वैसे बताओ. लेकिन वो वार्ड नंबर 5 के मेंबर को ज़्यादा पता होगा. उनकी जो ID है 1124976 थी. उनकी जो डिलीशन का रीज़न बताया गया है वो डेड बताया गया है. और ऑब्जर्वेशन में वहाँ पर टीम को क्या पाया गया, देखो ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्लियर की है. उन्होंने लिखा है ऑब्जर्वेशन में कि द बेनिफिशियरी अपीयर्ड बिफोर द कमेटी, कि जो बेनिफिशियरी ये है ये हमारे सामने आई, क्योंकि इसको डेड लिखा था तभी उन्होंने बुलाई वहाँ पर वो कमेटी, एंड शी इज़ अलाइव, और वो जिंदा है, लेकिन उसकी ID तो डेड करार ये जो आप कह रहे हैं ना, तो इनको डेड क्यों करार दिया गया था, वजह? वो अब मसला तो वही है ना, क्योंकि JRS जो ज़ुबैर आलम है वो इनसे शायद पैसे पहले मांगता था कि मुझे पैसे दो, मैं आपके ID, तभी तो उसने उनके वो, क्योंकि उस पर यह भी साबित हुआ कि उसने PMAY बेनिफिशियरी से पैसे वसूल किए थे. आप इस बारे में मेरे मेंबरों से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको क्लियर बता देंगे. इस बेचारी ये गरीब थी, इसके पास पैसे नहीं थे, कि उसको पैसे 3 लाख, वो शायद मुझे सुनने में आया कि वो उसको 30,000 रुपये एडवांस में मांग रहा था कि तू 30,000 मुझे दे, मैं तुझे घर का केस सेटल करके दूंगा. और जब उसके बेचारे के पास पैसे नहीं हुए तो उसने उसको डेड करके उसकी ID को डिलीट किया गया. और इसमें इसकी बीवी जो सरपंच है उसकी अथेंटिकेशन उस पर रेजोल्यूशन पर की हुई है, उसने स्टैंप लगा के इसको डिलीट किया. शिब्बी देवी वाइफ ऑफ दौलत राम आरो धाड़ा, ये मेरे वार्ड की है, अभी भी जिंदा है. ये भी कमेटी के पास गई, इसको इन्होंने डेड किया. लोकल वगैरह ने बोला कि ये जिंदा है, बिल्कुल कमेटी ने. मोहम्मद साबर सन्नाफ हबीब कुमार, ये भी जिंदा है, इसको डेड लिखा गया है. अनायतुल्लाह सन्नाफ मोहम्मद शरीफ, इसको बेचारे को पक्का मकान लिखा गया. लेकिन अगर आप वहाँ पर जाओगे आप पाओगे कि वो बेचारा कितना गरीब है. उसको बेचारे को देखो, इन सब को इनसे कुछ बिल्कुल. और उसके फादर ने शायद परसों बयान भी आपको दिया था कि मेरा घर जो है, मेरी ID काटी गई पक्का मकान लिख के.
और जब इधर लिखा गया, देखो जो कमेटी मेंबर थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने पाया कि द बेनिफिशियरी इज नॉट पक्का हाउस है, पक्का हाउस। मोहम्मद शरीफ सन ऑफ अहमद कुमार, इसकी आईडी को डिलीट किया गया। इसका आईडी नंबर 21239454 है और इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा गया है। और जब कमेटी वहाँ पर आई, जब हमने वेरीफाई किया, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, द बेनिफिशियरी इज नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन इसको इसका जो बेस बनाया गया इसकी आईडी को डिलीट करने का, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया गया। उसके बाद अहमद कुमार है, ये गुफार दर्जी है, इसको इसकी आईडी नंबर ये है और इसको डेड करके इसको भी यही सेम तरीका लगा गया। ये बिल्कुल जिंदा है अभी। खजान चंद, ये वार्ड नंबर 1 का है। इसकी आज मरा होगा, तब जिंदा था, जब देखो कमेटी ने जब हम आए थे उस वक्त जिंदा था। खजान चंद जो है, इसकी आईडी नंबर 111378 है, इसको डेड लिखा गया। द बेनिफिशियरी अलाइव एज रिपोर्टेड बाय द PRN लोकल। और जब कमेटी ने ये पाया वहाँ करके वो जिंदा और वो नंबरदार है वहाँ का। मानसिंह है, इसको भी इसी बेस पर पक्का हाउस लिख के डिलीट कराया गया। ऐसे 53। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से तो एक ही के बारे में आ रहा है जो गफ्फार दर्जी कोई हैं। अब ये आपके लोग कह रहे हैं कि वो उस टाइम जिंदा था, आप बोले और आज डेथ है। इसके अलावा जो ये 7 बेनिफिशरीज हैं, इनके लिए आपने सेक्रेटरीज का काम शुरू करवाया? ये सेक्रेटरी थी जो डिलीट की गई, तो इनके लिए काम करवाया आपने ओपन करने? इसके लिए हमने कोशिश की, लेकिन जब ये पोर्टल से डिलीट हो गई थी दोबारा रिट्रीट नहीं हो सकी। और हमने कोशिश की, लेकिन जब तक ना साइट खुलेगी, आईडी नई आईडियाँ बनेंगी, तब तक इनका कुछ नहीं ऐसे हो सकता है। जब नई आईडियाँ बनेंगी तब इनको मिल सकता है। अदरवाइज इनके जो आईडिया इनकी डिलीट कर दी गई और बेसलेस ग्राउंड पर डिलीट कर दी गई। इसके बाद कमेटी ने यहाँ पर कंक्लूजन में लिखा है, नाउ इट इज़ कंक्लूडेड दैट द PMAY cases were deleted on baseless false grounds and Shri Zubair Alam GRS is the husband of Sarpanch Shrimati Iftul Nisa and he is misusing her official position for personal benefits, which is time and again reported by the PRI and locals of Panchayat Dhadai. Hence report is submitted. इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी BDO साहब को, लेकिन इसके आगे इसकी कार्रवाई नहीं हुई। तो जो इस कार्रवाई के हवाले से आप आगे गए इनके पास? बिल्कुल गए, हमने लेटर। आपको क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन देखो इसमें क्या है, जो कॉपीज तो इन्होंने किस किस को की थी, ये डायरेक्टर पंचायत सिविल सेक्रेटरी जम्मू फॉर फेवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा फॉर फेवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू फॉर फेवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा फॉर फेवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर डोडा फॉर फेवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस इज इन रेफरेंस टू योर कम्युनिकेशन नंबर, जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसका रेफरेंस इन्होंने इस पर दिया है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम फिर दोबारा, हमने जब देखा कि ये कार्रवाई नहीं हो रही है, हम ACD साहब के पास गए, शायद वो लेटर आज मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने दोबारा एक लेटर निकाला कि आप इनको रिपोर्ट दो जी और हमें सबमिट करो ताकि हम फर्दर एक्शन इस पर। तो मुझे उम्मीद है कि ACD साहब BDO साहब इस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे ताकि हमें कहीं आगे दूसरा स्टेप ना उठाना पड़े। इसलिए मैं फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट भी करूँगा मैं BDO साहब से, ACD साहब से, कि इस मैटर को देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। तो बाकी जो चीज़ें भी आपकी पंचायत में हो रही, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से लोगों के काम करेंगे। और अब देखिए, उनको हटा करके आपके ऊपर उम्मीदें हैं लोगों की। उन्होंने ये भी बताया कि आप जो दूसरे सरपंच आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बताया काफ़ी ईमानदार था, इसलिए जब कमेटी ने इन्हें नायब सरपंच से सीधा सरपंच बनाया तो लोगों ने वहाँ के कोई भी इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि उनको आप पे भरोसा था। लेकिन कुछ ऐसे काम, जब ये लाइटों वगैरह का इशू हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे गलतफहमियां लोगों के बीच में दाखिल हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को लोगों के साथ मिल करके आप वहाँ के लोगों को जो है मसाइल हल कराएंगे और उन्हें आश्वासन दीजिए यहाँ से आप उनके मसाइल किस तरह से हल करवाने। अदरीस साहब, मैं आपको भी इन्वाइट करूँगा कि आप चलिए मेरे साथ, जिस एजेंसी को हमने ये पैसा ट्रांसफर, जिसको पेमेंट हमने की है, आप उससे बात कर सकते हैं और कोई इशू नहीं, पर बात उससे आपको करवा सकता हूँ। कोई इशू नहीं एजेंसी को, ये कोई करप्ट एजेंसी नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है और उसका काम है ये लाइट हमें इंस्टॉल करके देना। और उसको मैंने उसको कम्युनिकेशन में उसने बोला एंडिंग से पहले आपके पंचायत में लाइटें होंगी, आप मुझे लेंगे वहाँ पे कि लाइटें लग गई? सर, जून एंडिंग नहीं, मैं चाहता हूँ कि विद इन 1 वीक मुझे वो एजेंसी वहाँ पर ये सोलर लाइट इंस्टॉल करके दे और मैं आपको इन्वाइट करूँगा वहाँ पर, आप आइए देखिए लाइटें लगी है या नहीं लगी। तो सर एक मसला, एक सवाल आपका मुझे वो शायद याद नहीं रहा उस वक्त, आपने बोला था कि नहीं जी जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं स्कूल के बच्चों के नामों में पैसे गए हैं। मैं इसका जवाब क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर। जॉब कार्ड्स जो बनाए गए हैं वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो पहले के बने हुए हैं। उसमें जो एप्लीकेंट ऐड किए हुए हैं वो उनके किए हुए हैं, जो साथ में जो है वो GRS उन्होंने ऐड किए हैं एप्लीकेंट। जब उनकी अटेंडेंस चढ़ी
उसमें डिपार्टमेंट जो है उनकी मुलाजिम होते हैं, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पर लोगों को देखा जाता है कि काम कौन कर रहा है, कौन बच्चा है, कौन बड़ा है, उस हिसाब से पेमेंट होती है। बाकी ये बिल्कुल ये इलीगल है, ये बिल्कुल गलत है कि किसी स्कूल के बच्चे के अकाउंट में या किसी के अकाउंट में पैसे गए होंगे। बाकी सर मसला एक वहाँ पर PMAY का है, उसमें आपके नोटिस में वो लाना चाहता हूँ। वहाँ पर एक मोहम्मद रमज़ान दर्जी था, जिसका ये PMAY केस था एक, वो 2018-19 से पेंडिंग में था। मुझे एक्चुअल में वहाँ पर जानकारी नहीं थी कि वो घर का क्या मसला है। जो पेंच हमारे हैं इनको भी शायद उतना पता नहीं था। तो मोहम्मद शफी नाम का एक लड़का है वहाँ का, जो आज बरस वही ये कंप्लेंट वगैरह करता है। तो उसने फ्रॉड तरीके से एफिडेविट एक सबमिट हमारी पंचायत में कराया है कि हमारे पास कच्चा मकान है और आप हमें जी इसमें MIC ये जो होता है ये PMAY का जो पोर्टल है उस पर ये मुझे ID बननी चाहिए। और उसने एक फॉल्स एफिडेविट दिया है। और जब हमने वहाँ पर हम गए तो उसको पक्का मकान है, वहाँ पर वो जो मकान उन्होंने पाया 3 छत मकान है। शायद आपके साथ फ़ोटो होगा, आप ज़रा फ़ोटो शेयर करो उसका। तो मैं चाहता हूँ कि उसने फॉल्स ग्राउंड्स पर पंचायत से भी एक झूठा प्रोपोगंडा करके, झूठा एफिडेविट करके विदाउट राशन कार्ड तो वो ID चढ़वाई है। तो मैं इस बारे में भी मैं चाहता हूँ कि वो ID हम डिलीट हो और इसके बारे में भी हम आगे एक्शन करना चाहते हैं। ये देखिए सर, ये मोहम्मद शफी बोलते हैं मोहम्मद रमज़ान का मकान है और इसने हमने फॉल्स ग्राउंड पर इसने हमें पोर्टल पर झूठा एफिडेविट इसका हमारे पास मौजूद है। क्या ये वाकई उसी का मकान है? बिल्कुल सर, ये एंथेटिक, आप आ सकते हो वहाँ पर दे सकते हो, ये उसका मकान है। और उसने झूठा एफिडेविट बना के हमको दिया है। और वो पंचायत में जो है वो इनको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, एक्सटॉर्शन मनी वसूल करने की कोशिश करता है। मैं ये होने नहीं दूंगा। वो चाहता है कि मुझे पंचायत का जो कोरम है डरेगा, धमका के मैं पैसे लूँगा, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बाकी इसने ये फ्रॉड एफिडेविट दिया, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो देखिए नाज़रीन, आप तक धड़ा पंचायत A की दोनों तरफ की रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। दोनों में आपने क्या पाया तो आप भी तबसरे में ज़रूर बताइए। और इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार। बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप ही घर शानदार तो जरा भी ना करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी बागेरनी खलेनी रोड में प्रो बिल्डर्स ने खोला है होलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए होलो ब्लॉक्स के सभी छोटे बड़े साइजेस कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 70682007098581311580।